वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय। यानी विद्यालय जो है वो हमारा शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। विद्यालय जो है वो शिक्षा का एक औपचारिक साधन है और यह एक विशाल समाज का प्रतिबिंब होता है। बहुत बड़े समाज के लिए एक छोटा सा रूप कह सकते हैं हम, जो कि हमारा विद्यालय होता है। जिस समय समाज में बहुत अधिक जटिलताएं बढ़ गई थीं, उस समय में विद्यालयों की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विद्यालय होता क्या है। तो विद्यालय का अर्थ, विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। यानी दो शब्द हैं, एक विद्या शब्द है और एक आलय शब्द है। विद्या शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ज्ञान से अर्थ है जो हम ग्रहण करते हैं विद्यालय में जा कर के, ज्ञान। और आलय, आलय का अर्थ होता है भवन या मंदिर या स्थान, कोई भी एक चीज़ जो इनमें से जिसे हम आलय कहते हैं। अतः विद्यालय का जो अर्थ है वह स्थान है जो ज्ञान का मंदिर हो, ज्ञान का भवन हो या फिर ज्ञान का स्थान हो। विद्यालय को अंग्रेजी में हम स्कूल के नाम से जानते हैं, स्कूल कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्कोल शब्द से हुई है, SKHOLE, स्कोल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। अवकाश अर्थात लीजर। यानी प्रारंभ में जो है ग्रीक देशों में ऐसे स्थानों को विद्यालय कहा जाता था जहां अवकाश के समय विचार विमर्श या वाद विवाद होता था। बाद में यही स्थान शिक्षा के केंद्र बन गए। अब इसकी परिभाषाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर हमने अधिक परिभाषाएं ना दे करके केवल दो ही परिभाषाओं पर अधिक फोकस किया है। तो पहली परिभाषा ओटावे के अनुसार है, जो है विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो। दूसरी है JS रॉस के अनुसार, विद्यालय सभ्य पुरुष के द्वारा इस प्रयोजन से स्थापित संस्थाएं हैं जिनसे कि मानव समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिलती है। तो ये था हमारा विद्यालय। अब आता है विद्यालय का महत्व एवं आवश्यकता, यानी इसका क्या महत्व है या इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले जैसा हमने इस प्रारंभ में ही बताया है कि जो समाज में जटिलताएं जिस समय उत्पन्न हुई हैं, उस समय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो समाज की जटिलता को कम करने के लिए, अब समाज की जटिलता के अंतर्गत क्या आता है कि आज का जो व्यक्ति है हमारा, वो बहुधंधी व्यक्ति है। वो अपने अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे अपने बच्चों की देखरेख करने का या देखभाल करने का समय नहीं है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए या बच्चे की देखभाल करने के लिए सबसे बढ़िया स्थल विद्यालय है। तो जो जटिलताएं हैं वो कम करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि बालकों को विद्यालय में भेज दिया जाए और जो है अपने कामों में संलग्न रहा जाए। सेकंड नंबर है बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए विशिष्ट पर्यावरण प्रदान करने के लिए है विद्यालय। कि विद्यालय में क्या है, जिस समय बालक विद्यालय में जाता है उस समय वो खेल कूद है, स्वच्छता है, आपके पढ़ाई से संबंधित है, शिक्षा ग्रहण करना है या वाद विवाद है, नाटक है, हर लाइन हर क्षेत्र में वह अपना पार्टिसिपेशन या अपना रोल अदा करता है। तो उससे क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए एक विशिष्ट पर्यावरण प्रदान करता है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। थर्ड पॉइंट है वृहत सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में सहायक। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो विद्यालय हैं वो हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं या जो संस्कृति है, धर्म है या फिर औद्योगिक संस्थान, समाज में रहते हुए औद्योगिक संस्थान भी चल रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इन सब को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम भी विद्यालय करते हैं। फोर्थ नंबर है परिवार, समाज एवं विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो आपने सुनी भी है। तो इसका अर्थ यही है कि वसुधैव कुटुंबकम जो सीखता है बच्चा, वो विद्यालय में जाके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, क्योंकि वहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के बच्चे वहाँ आते हैं। तो ये एक तरीके से परिवार, समाज और विश्व, इन तीनों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करता है। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक आदर्शों का प्रसार करने में है। राजनीतिक आदर्श जो हैं, जैसे प्रजातंत्रवादी है, राजतंत्रीय है, अधिनायकवादी है या साम्यवादी है, इन विचारधाराओं का जो प्रसार है वो भी विद्यालय के द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट है आपका
समाज की निरंतरता का प्रसार करने में। तो समाज की निरंतरता, ये पहले भी बताया कि जो विद्यालय है वो लघु रूप है समाज का। तो समाज में क्या घटना घटित हो रही है, आगे उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका विकास किया जा सकता है या करते हैं, तो ये इस सब चीज़ का प्रसार करने में विद्यालय एक अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट नागरिक शिक्षा का प्रसार करने में है। तो नागरिक शिक्षा क्या है? नागरिकता की शिक्षा जिसको हम कहते हैं, जैसे निस्वार्थ भावना जिसके अंदर होती है, सहनशीलता होती है, सहयोग की भावना जो है, ये सब हमारे नागरिक गुण हैं, परोपकार है। तो इन सभी चीज़ों के गुणों का प्रसार करने में विद्यालय बहुत अधिक सहायक होता है। और सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा प्राप्ति का अनुपम स्थान, यानी इससे बढ़िया स्थान शिक्षा की प्राप्ति के लिए और कोई नहीं हो सकता है। विद्यालय सबसे अच्छा साधन होता है, सबसे अच्छा स्थान होता है बालक को हर बात, हर तरीके की बातों को सीखने के लिए। अब अगला पॉइंट है विद्यालय के कार्य। इसके कार्य, अब ये अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों ने बताए हैं। तो स्मिथ के अनुसार जो कार्य हैं विद्यालय के, उन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला व्यक्तिगत कार्य और दूसरा है सामाजिक कार्य। व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य। व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत जो हमारी पर्सनल लाइफ है उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, कि शरीर का विकास करता है और बुद्धि का भी विकास करता है, वो हमारा विद्यालय है। दूसरा है भावात्मक एवं चारित्रिक विकास। भावनात्मक विकास भी होता है और चरित्र का भी विकास होता है। सांस्कृतिक एवं सौंदर्यात्मक विकास। तो सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक में जो आप कह सकते हैं जैसे कला है, नृत्य है, प्रदर्शनी, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इनका भी विकास होता है। व्यावसायिक शिक्षा का, यानी व्यवसाय से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगला सेकंड जैसे सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य जो समाज से संबंधित है। सबसे पहला आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है विद्यालय। सामाजिक संस्कृति की सुरक्षा भी करता है, जैसा हम अभी आवश्यकता में बता चुके हैं, तो वही चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे, सामाजिक कुरीतियों और दोषों को दूर करने का भी कार्य करता है और कुशल नेतृत्व का कार्य करता है। इसके बाद सेकंड जो आता है वह है थॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य। तो थॉमसन ने 2 भागों में नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे कुछ कार्य बताए हैं। जैसे एक तो बौद्धिक प्रशिक्षण का कार्य, यानी बौद्धिक प्रशिक्षण देता है, बुद्धि का प्रशिक्षण देता है। चरित्र का निर्माण भी करता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति, यानी देशभक्ति की भावना भरता है बहुत अधिक मात्रा में। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, सभी के साथ मिल करके रहना, सहयोग की भावना, ये सामुदायिक जीवन के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी प्रशिक्षण देता है कि हम स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देते हैं अदर एक्टिविटीज़ करके, और स्वच्छता, यानी जब विद्यालय में जाते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़ों के साथ में जाते हैं, तो स्वच्छता का भी प्रशिक्षण देता है। अब है भारतीय विद्यालयों में दोष, कि हमारे भारतीय विद्यालय में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं जिसकी वजह से भारत के लोग आगे बढ़ने में थोड़ा समय लेते हैं। तो सबसे पहला है अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, जो दोष के अंतर्गत आता है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं है बल्कि अमनोवैज्ञानिक है। साइकोलॉजिकल पाठ्यक्रम नहीं है कि साइकोलॉजी को देखते हुए पाठ्यक्रम को रखा जाए, ऐसा नहीं है। सेकंड है परंपरागत शिक्षण विधियाँ, यानी पुरानी शिक्षण विधियाँ हैं जिनको आज भी लागू किया जा रहा है। थर्ड है अप्रशिक्षित एवं अयोग्य शिक्षक, शिक्षकों में उतनी योग्यता नहीं है जो आज के समय के लिए आवश्यक है। चौथा, शैक्षिक पर्यावरण का अभाव, यानी विद्यालयों में भी शिक्षा का पर्यावरण नहीं है, शैक्षिक पर्यावरण नहीं है, बल्कि विद्यालय का भी पर्यावरण दूषित है। पांचवा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से अलग होता है, हर एक जैसा नहीं होता है, तो उसकी विभिन्नताओं को देखते हुए शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है, जो विद्यालय में कमियां हैं। अगला लास्ट है रचनात्मक क्रियाओं का अभाव, यानी क्रिएटिविटी का बहुत अधिक अभाव है, ज़्यादातर किताबी ज्ञान पर ही ध्यान दिया जाता है। आगे है विद्यालय को प्रभावी शिक्षा केंद्र बनाने के उपाय, यानी इनको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके से हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहला है एक तो घर परिवार का सहयोग हो, दूसरा सामाजिक जीवन से संपर्क रहे, और तीसरा राज्य का भी संरक्षण मिले। तो घर परिवार का सहयोग कैसे होगा कि जो संस्थाएं हैं, शिक्षक अभिभावक संघ तैयार किए जाएं, और अभिभावक संघ में एक दिन निर्धारित किया जाए अभिभावक से मुलाकात के लिए, जो आप PTM कहते हैं, या पेरेंट टीचर्स मीटिंग का भी दिवस रखा जाए।
और प्रगति पत्र भी तैयार किए जाएं विद्यार्थी के, जिससे कि विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानकारी हो कि वह कितना आगे बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। किसी तरीके से टीचर्स डे पर पीटीएम में और अभिभावक उपस्थित नहीं होते हैं या छात्र उपस्थित नहीं होता है तो जो है छात्रों के घर जाने की आवश्यकता होती है शिक्षक के लिए। छात्रों के घर जा कर के और जानकारी हासिल की जाए, छात्र की समस्या देखी जाए कि आखिर उसकी क्या समस्या रही, क्यों उसके अभिभावक नहीं आए, और अगर कोई विशेष समस्या है आर्थिक स्थिति की या उसके माहौल की समस्या है तो उसे व्यक्तिगत अध्ययन यानी ट्यूशन की सलाह दी जाती है। सेकंड, सामाजिक जीवन से संपर्क यानी सेवा भाव। समाज में सेवा भाव को जागृत किया जाए। समाज के सदस्यों को आमंत्रित करके किया जाए। जैसे जो संस्था में कार्यक्रम किए जाते हैं तो उस समय में ऐसा ना हो केवल संस्था के ही सदस्य उसमें मौजूद हों, बल्कि समाज के सदस्य भी उसमें आमंत्रित किए जाएं, जिससे कि वो भी देखें कि उसमें क्या कमी है और क्या पूर्ति की जा सकती है। अगला, सामाजिक विषयों का अध्ययन करा करके यानी सामाजिक विषयों का अध्ययन आवश्यक रूप से कराया जाए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना करके 30 या 30 से ऊपर के लोगों को पढ़ाने के काम को भी विद्यार्थियों को सौंपा जाए तो विद्यालय हमारे अच्छे से कार्य करने लगेंगे। दूसरे, जो सामाजिक सर्वेक्षण क्लब हैं जो विद्यालयों का ध्यान रख सकते हैं, सर्वेक्षण क्लब जिसको कहते हैं हम, समाज के द्वारा गठित किए हुए, उन्हें और अधिक अच्छे तरीके से गठन उनका किया जाए जिससे कि वो उनकी देखरेख कर सकें। एक समाज सेवा संघ जो NGO हैं उनका भी निर्माण किया जाना चाहिए विद्यालय के लिए। थर्ड पॉइंट है राज्य का संरक्षण। अच्छे विद्यालयों की स्थापना। सबसे पहले राज्य की ओर से संरक्षण ये है कि राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे विद्यालयों की स्थापना करे, और जब विद्यालय अच्छे हों तो उसमें अच्छे और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षक जब योग्य होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी सही रखी जाए, प्लस विद्यालयों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, और विद्यालयों का नियंत्रण राज्य की ओर से किया जाए। उसके लिए कोई मंत्री या कोई अधिकारी इस तरीके का नियुक्त किया जाए जो विद्यालयों की देखरेख कर सके, उनके शिक्षण कार्य में उत्साह बढ़ सके। अगला लास्ट, इसमें प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पुनर्गठन। प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी जहाँ टीचर्स की एजुकेशन होती है या जहाँ बच्चों को एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित दी जाती है, उनका भी गठन किया जाए। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला आपको वीडियो मिलेगा शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार।